गाइज यूनिट 4 जो है चैप्टर 1 का ही बेसिकली हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का अकाउंटेंसी का वो क्या है बेसिकली कॉन्टेंजेंट एसेट और कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज़ है गाइज। कॉन्टेंजेंट एसेट अ पॉसिबल एसेट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म। तो गाइज यही मैंने लिखा हुआ है सेम चीज़, अ पॉसिबल एसेट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। यानी कि बेसिकली अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा होने वाला एसेट जो कि अराइज करता है आपके बीते हुए इवेंट से और उनका एग्जिस्टेंस तभी कंफर्म होगा जब फ्यूचर में कुछ होगा या नहीं होगा, या तो एक या तो उससे ज़्यादा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कर दिया, हिंदी में समझ में आ गया होगा। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी ऑन दी अदर हैंड एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन होता है जो कि आपके पुराने इवेंट से अराइज होता है और ये फ्यूचर में आता है, फ्यूचर डिपेंडिंग किसी चीज़ के होने या ना होने एक या एक से ज़्यादा फ्यूचर इवेंट्स पे। ओके, उसके बाद हमारे पास कॉन्टेंजेंट एसेट का सेम डेफिनेशन है। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में हमें डिफाइन करता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो कि पास्ट इवेंट से आता है बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन और अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड। अब यहाँ पर हमने ये सब देख लिया, हम लोग देखते हैं प्रोविजन और कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज में क्या अंतर है। देखो सबसे पहले तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटीज में देखो, आई होप कि ये क्लियर है। ओके, देखो outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. Claims against enterprise not acknowledging as debt. ओके, उसमें आता है स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज़, बिल डिस्काउंट लाइबिलिटीज़। ये आपको ना नोट्स में आप दिखाते हो इसको, है ना, नोट्स में नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो ना, नीचे में सबसे नीचे में अकाउंट है ना आपका, यहाँ पे नोट्स आप नीचे में लिखाते हो, वो आपका कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी है। मान लो आप एक केस लॉ में हो, केस लॉ कोर्ट में, ठीक है, अब आप उसको या तो जीतोगे या हारोगे। अगर हारने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है तो आपका एक कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होता है। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी इज व्हाट, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, आपको पता है कि आपको ही देना है वो। ओके, अराइजेस फ्रॉम पास्ट, पास्ट में कुछ आपने किया होगा वैसा। आउटफ्लो फ्रॉम दी एंटरप्राइज ऑफ द रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, प्रोविजन और कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी में जो डिफरेंस है, प्रेजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन जो है वो प्रेजेंट लाइबिलिटी होता है किसी अनसर्टेन अमाउंट का। आप लोग प्रोविजन क्रिएट करते हो डाउटफुल डेट्स पे, डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे, है ना। सो बेसिकली ये होता है। कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी होता है पॉसिबल ऑब्लिगेशन में और मे नॉट क्रिस्टलाइज, अकरेंस और नॉन अकरेंस पे डिपेंड होता है वो फ्यूचर इवेंट पे। तो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी जो है वो आपको नहीं पता है होगा कि नहीं होगा। प्रोविजन जो होता है वो अनसर्टेन अमाउंट के लिए होता है, होगा वो तो लगता है कि कंफर्म के ऊपर तक ही आता है, लेकिन वो होता है कि हाँ होगा। मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है, लेकिन कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। प्रोविजन में रिकॉग्नाइज्ड एज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज economic benefit and it is a reliable estimate and can be made by the amount of the obligation. obligation का एक रीजनेबल एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि हाँ ये जो डेटर है ना, ये डेटर ना मेरा ना 20% पैसा मार के ही हमेशा देता है, तो आप ना 20% का प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स लगा ही दोगे। ओके, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी ऑन द अदर हैंड जो है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन डू नॉट मीन मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को ये मीट नहीं करता है। ये आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स और अमाउंट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेटेड, इसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है कि कोर्ट केस अगर आप हारोगे तो आप पे कितना पैसा लगेगा। मैनेजमेंट एस्टिमेट्स आउटफ्लो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोविजन इन बैलेंस शीट लेस लाइकली, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट क्योंकि विल आउटफ्लो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इन नोट्स। ओके, हमारे पास यूनिट 4 कंप्लीट है। नोट्स में गाइज, नोट्स में एग्जाम्पल में देख लो गाइज कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का। मिस्टर एक्स ना मशीन बेचते हैं वाई को, एनी डैमेजेस इनकर्ड बाय मिस्टर वाई while using the machine need not be compensated by Mr. X. A few days later, from the date of sale of machine, Mr. X receive करते हैं एक notice from Mr. Y who claims damages of 20 lakh rupees. The notice mentioned that a worker met with an accident during the use of the machine and is required to be compensated. The receipt of this notice not suggest that Mr. X is liable to pay the amount, although this needs to be investigated and confirmed as whether the damage arose due to any defect in the machine. क्या तो या तो मशीन में ही कोई डिफेक्ट था या तो लोगों का नेग्लिजेंस था while operating the machine. Although the receipt of the notice results to an event which requires recognition of the contingent liability. यानी कि
सिंस देयर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन एंड दैट कैन बी ओनली कंफर्म्ड इन द फ्यूचर। अब ये तो कंफर्म हो गया कि इनको ना पैसा देना है, तो बेसिकली किसकी वजह से? पहली बात है क्या कि मशीन में डिफेक्ट था, क्या मशीन में डिफेक्ट था उस वजह से हुआ? अगर हाँ डिफेक्ट था तो हाँ हम देंगे पैसा, अगर आपके नेग्लिजेंस से हुआ तो हम क्यों देंगे? बेसिकली टेकिंग अनदर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम मिस्टर ए बी ना सेल करते हैं कार टू इट्स कस्टमर, वन ऑफ द कार्स कॉट फायर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग malfunctioning of the faulty part during the test drive of one of the customers. The customer has filed a court seeking a claim of 50 lakh due to incidents. तो आप ना बेसिकली क्या हुआ ना, मैल फंक्शनिंग हुआ उस कार में जिस कार में आपने ना वो लिया था बेसिकली टेस्ट ड्राइव, तो उसमें ना फाइल कर दिया आपने 50 लाख का इंसिडेंट्स पे, ठीक है। तो वाइल मिस्टर ए बी जो है ना एक्नॉलेजेस दैट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन इट इज नॉट सर्टेन दैट वेदर ही इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर एनी डैमेजेस, क्या वो पे करने के लिए है एक्सपेक्टेड? द फाइनल आउटकम विल ओनली बी नोन ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग। कोर्ट क्या कहता है वो होगा। अ कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडेंट ऑन द occurrence or non-occurrence of one or more certain uncertain future events. Part A of the definition, and a contingent liability may also be a present obligation that arises from past events, जो कि है Part B of the definition. An enterprise should not recognize a contingent liability in the balance sheet. However, it is required to be disclosed in the notes of the accounts unless possibility of outflow of a resource embodying economic benefits is removed. These अच्छा देखो इसका मतलब क्या है, एक एंटरप्राइज को ना ये रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी उनके बैलेंस शीट में। उनको लाइबिलिटी में आपके पास होता है ना बैलेंस शीट में ये साइड होता है लाइबिलिटी, ये साइड होता है एसेट, तो इसमें बोल रहा है ना आपको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं लिखना, आपको नीचे में लिखना है ना, आपको नीचे में लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स में, नीचे में सिर्फ सिंपल से एक नोट्स लिख देना। ओके, हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं ना, अगर आपका फ्यूचर में कोई लॉटरी लगने वाला है, ठीक है, तो वो लॉटरी से जो आपको गेन होगा ना वो आप मत दिखाओ, आप ना बेसिकली रहो नॉर्मल ही, यानी कि लेकिन अगर आपको कोई फ्यूचर में लाइबिलिटी होने वाला ना तो वो आप नोट्स में दिखा दो। हम लोग इसको क्या कहते हैं? प्रूडेंस, है ना, प्रूडेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं क्या कि अजम्पशन तो GCA होता है, गोइंग कंसर्न होता है, कंसिस्टेंसी होता है, एक्रूअल होता है, लेकिन हम लोग इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं या प्रिंसिपल, पता नहीं जो भी है देख लेना आप लोग। तो हम लोग ये वाला चीज़ प्रूडेंस वाला जो है कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग को दिखाना है कि हम लोग को आगे में फ्यूचर में जो है बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं अगर बेनिफिट होगा तो नहीं होगा, तो वैसा सोचते हैं हम लोग, लेकिन अगर लाइबिलिटी आ गया तो हम लोग नोट्स में दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टिंक्शन है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। प्रोविजन में आपका ना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रहता है जो कि आपका ना लगभग 50% चांसेस से ज़्यादा रहता है ना, तो आप प्रोविजन बनाते हो। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में ना 50% चांसेस से जो है वो 50% चांसेस तक ही रहता है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 50-50 रहता है। तो आई होप कि ये विजिबल है, आप लोग पढ़ लेना एक बार। ट्रू फॉल्स है, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी नीड नॉट बी डिस्क्लोज, बिल्कुल भाई बिल्कुल नहीं। फॉल्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोग नोट्स दिखाते हो, डिस्क्लोज अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिमूव, ठीक है। प्रोविजन फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्या ऐसा होता है? प्रोविजन जो है वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फेल करता है, फॉल्स। अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी फेल्स टू मीट द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, मीट करता है नहीं, फेल्स टू मीट करता है। अ क्लेम दैट एन एंटरप्राइज इज परस्यूइंग थ्रू लीगल प्रोसेस वेयर द आउटकम इज अनसर्टेन, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। क्लेम कर रहे हो ना, एसेट है ना, तो लाइबिलिटी कहाँ से बोल दिया आपने? फॉल्स है, ये एसेट है ना, देखो अ क्लेम इज परस्यूइंग, कंटिंजेंट एसेट होता है, फॉल्स। ओके, तो when it is probable that the firm will need to pay off the obligation, this gives right to contingent liability। अरे probable है, प्रोविजन है, probable, ओके। अगर probable है ना pay of the obligation, this gives the rise to provision, ठीक है। present financial obligation of an enterprise which arises from past event is termed as contingent liability, false। ये लाइबिलिटी है, आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, आपको पता करना है किस वजह से हुआ है, ओके। प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट टर्म्स एज लाइबिलिटी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लो गाइज। कॉन्टेंजेंट एसेट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स दैट गिव राइज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द बिजनेस एंटिटी। इफ एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज प्रोबेबल देन द कॉन्टेंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द अप्रूविंग अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द केस ऑफ अ कंपनी एंड द corresponding approving authority in the case of any other enterprise. In the cost of either outflow of resources to settle the obligation is not probable or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability, the contingent liability होता है। present liability of uncertain amount which can be measured reliably by using a substantial degree of estimation is termed as provision. Financial statement में contingent liability is not recognized। differentiate करना है provision, contingent liability, liability और contingent liability में, तो provision is a present
a liability of uncertain amount which can be measured with reliability by using a substantial degree of estimation. On the other hand, a contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending on the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. A liability is defined as the present obligation, future financial obligation of an enterprise which arises from past events. On the other hand, in the case of contingent liability, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the amount expected to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability. Let's go with unit 5, Galgi.